यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि वनडे एग्जाम के लिए हर एक एग्जाम में वो महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जनरल साइंस के जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिकों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। जैसे कि आप लोग रेलवे ग्रुप डी दे रहे हो, एनटीपीसी की एग्जाम हो, आरपीएफ की एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उत्तर प्रदेश सुपर टेट की एग्जाम हो, यूपी टेट की एग्जाम हो, या बिहार की जो समस्त एग्जाम होते हैं जैसे बीपीएससी ट्री हो, बिहार पुलिस हो, इन सभी में देखेंगे तो आप लोग साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथियों, कह रहा है कि निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, पूछा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य किसमें सर्वाधिक होती है? क्या पराबैंगनी में होती है, अवरक्त में होती है, या एक्स किरणों में होती है, या वाई किरणों में होती है? तो जब आपसे दोस्तों पूछेगा तरंग दैर्घ्य की बात पूछेगा दोस्तों, तो तरंग दैर्घ्य में हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स किरण की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सर्वाधिक होती है। क्या होता है साथियों, तो एक्स किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सर्वाधिक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो प्रश्न नंबर 1 है उसका ऑप्शन जो है सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की? क्या एडिसन ने, रोमर ने, फैराडे ने, या वेबर ने? तो आपको बताना है साथियों कि जो प्रकाश की चाल है सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था। तो कौन थे साथियों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल के बारे में हम लोगों को बताया था। इसलिए कह सकते हैं कि हम लोग प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर, या डी कह रहा है कि अनंत पर। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है दोस्तों, उसमें जो वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। कहाँ पर दोस्तों, तो लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। इसलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो? ठीक है, क्या तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है? डी कह रहा है कि कुछ नहीं होता है। तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है साथियों तो तरंग दैर्घ्य घटता है। क्या होता है साथियों, तो तरंग दैर्घ्य घटता है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, या वायु से कांच में? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा साथियों, जब जो प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाएगा, यानी कि 5 नंबर का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर, या व्यतिकरण पर? तो प्रकाश तंतु की बात करेगा साथियों तो हो जाएगा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। छह का क्या हो जाएगा तब, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है दोस्तों, क्या डायनामो, विद्युत मोटर, सौर सेल, या विद्युत सेल? तो जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है साथियों, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो सौर सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो सौर सेल हो जाएगा। वही डायनामो की बात किया जाएगा साथियों तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो क्या करता है साथियों, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वह विद्युत मोटर की बात करेगा साथियों तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए साथियों, प्रश्न आगे आ गया है हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या डायनामो, विद्युत मोटर, सौर सेल, विद्युत सेल? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों, तो डायनामो बदलता है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? 1.5 गुणे 10 के पावर 7 केल्विन, 2.5 गुणे 10 के पावर 7 केल्विन, 1.4 गुणे 10 के पावर 6 केल्विन, 1.4 गुणे 10 के पावर 7 केल्विन? तो जो सूर्य के केंद्र का तापमान होता है साथियों वो होता है 1.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 7 केल्विन। ठीक है दोस्तों, इस आंकड़े को आप लोग याद करेंगे, 1.5 गुणे 10 के पावर 7 केल्विन होता है। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? यहाँ पर प्रश्न पूछा है दाब का साथियों। क्या 3 गुणे 10 के पावर 16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, 3 गुणे 10 के पावर 6 मीटर, 2 गुणे 10 के पावर 16, या 2 गुणे 10 के पावर 7? तो साथियों बताइए जो सूर्य के केंद्र का ताप होता है वो कितना होता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर 16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर आधारित होता है या नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, और डी कह रहा है कि सभी? तो जो परमाणु रिएक्टर होता है साथियों वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। इस पर साथियों तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। चलिए, परमाणु बम आधारित होता है या नाभिकीय संलयन पर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, या सभी? तो आप लोगों को यहाँ पर एक कंफ्यूजन बता दें दोस्तों, जो परमाणु बम है आप सभी लोग याद करके जाते हैं केवल कि ये नाभिकीय विखंडन से संबंधित है, इससे आधारित है दोस्तों तो नाभिकीय विखंडन पर। लेकिन आप प्रश्न में ऑप्शन जो देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या दिया है, तो नाभिकीय विखंडन दिया हुआ है। जो ऑप्शन बी है यहाँ पे भी नाभिकीय विखंडन दिया हो गया है। तो आप यहाँ से कंफ्यूजन पाल सकते हैं कि आपका
कौन सा आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको पूरा याद करना है, जो परमाणु बम होता है साथियों वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, नियंत्रित में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर होगा साथियों वो हमारा ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। क्या होगा साथियों, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ठीक है, यहाँ से आपको इस वर्ड को भी याद कर लेना है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बम आधारित होता है। आप लोगों को बताना है दोस्तों, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की। तो क्या हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है, दोनों पर आधारित है। डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो नाभिकीय विखंडन है साथियों वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। एक संयोजी, त्रिसंयोजी, पांच संयोजी, चतुर्थ संयोजी। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं किसके साथ, तो चतुर्थ संयोजी के, यानी कि 14 का हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, एंडरसन ने या रदरफोर्ड ने। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था साथियों, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, एंडरसन के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, तो एंडरसन के द्वारा किया गया था, यानी कि 15 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर कह रहा है साथियों कि एक कूलाम आवेश बराबर है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणे 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणे 10 के पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणे 10 के पावर माइनस 23 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है साथियों, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है साथियों, कितना, तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है या लंबाई पर, पदार्थ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर या कोई नहीं। तो किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है साथियों, तो पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 3 कैलोरी, 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल, 4.2 जूल या 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर की बात किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर कितने बराबर होता है दोस्तों, तो 746 वाट के बराबर होता है। वह 1 वाट घंटे की यहाँ पर बात किया जाएगा दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल हो जाएगा। कितना साथियों, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल होगा। आगे बढ़ते हैं। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, क्या प्रकाश के लिए, ध्वनि के लिए, विमान के लिए या कोई नहीं। तो जो मैक संख्या है उसका जो है वो चाल किसके निर्धारण के लिए, तो ध्वनि की चाल के निर्धारण के लिए मैक संख्या का उपयोग किया जाता है, यानी कि मैक का संबंध किससे है साथियों, तो ध्वनि से। 19 नंबर का हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही जवाब करेंगे। ठीक है दोस्तों, वही जो ध्वनि की चाल अगर पूछेगा तो ठोस में सर्वाधिक होता है, निर्वात में 9 के बराबर। वही प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होता है, तो निर्वात में होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और डी कह रहा है कि आसूत जल। तो कार बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है वो क्या होता है साथियों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। तो जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है साथियों वो कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 21 का हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, हाइगेंस ने या वेबर ने। तो जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है साथियों वो हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, बैगनी का, पीला का, लाल का या नीला का। तो किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है साथियों, तो बैगनी कलर का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम पूछेगा तो लाल रंग हो जाएगा। और यही कारण है कि जो सिग्नल पे लाल कलर का जो है रुकने के लिए लाल कलर का उपयोग किया जाता है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, परावर्तन का या व्यतिकरण का। तो जो पानी के ऊपर तेल का जो परत चमकता है साथियों वो व्यतिकरण का उदाहरण है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 25 कह रहा है साथियों कि धूप के चश्मे जो होते हैं उसमें पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 3 डायोप्टर। तो जो धूप के चश्मे होते हैं साथियों उसमें कितना पावर होता है, तो 0 डायोप्टर होता है, यानी कि 25 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 26 कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण, जलवाष्प, हीलियम। डी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है साथियों वो धूलकण के कारण होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पास्कल किसका इकाई है, दाब का, ऊर्जा का, कार्य का या बल का। तो पास्कल किसका इकाई है साथियों, तो वो है दाब का, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का जो है हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।
प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच से, निर्वात से, जल से, वायु से। तो जो प्रकाश की गति वो न्यूनतम किसमें होगी? तो दोस्तों जब कांच से होकर गुजरेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, संवहन के द्वारा, डी कह रहा है कि परावर्तन के द्वारा। तो जो सूर्य की ऊष्मा होती है साथियों पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ठीक है साथियों, जो सूर्य की रोशनी होती है साथियों पृथ्वी पर आने में उसे लगभग 500 सेकंड लगता है। कितना साथियों? तो 500 सेकंड लगता है। और यही कारण है साथियों कि अगर सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो 500 सेकंड के बाद पृथ्वी पर अंधेरा होगा। 500 सेकंड के बाद। अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 60 से भाग दीजिए, 6 48 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य क्या है? तापमान कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान ताप को बनाए रखना, और डी कह रहा है कि गलनांक को घटाना। तो जो रेफ्रिजरेटर है उसमें थर्मास्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान ताप को बनाए रखना। क्या होता है साथियों? तो एक समान ताप को बनाए रखना। यानी कि प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर है? 100 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री सेल्सियस। तो साथियों क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, 212 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 21 का हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है? 273 केल्विन, 100 केल्विन, 0 केल्विन, 373 केल्विन। तो केल्विन तापमापी में जो बर्फ का गलनांक होता है साथियों तो क्या होता है? 273 केल्विन। क्या होता है? तो 273 केल्विन होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है? इस्पात में, निर्वात में, जल में, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो ध्वनि का वेग होता है वो सर्वाधिक किसमें होता है? इस्पात में होता है। तो यानी कि 33 नंबर का क्या हो जाएगा? तब हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, इस्पात में। 34 नंबर कह रहा है कि ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्वाधिक किस में होता है? या ठोस में होता है, गैस में होता है, द्रव में होता है या वाष्प में होता है? तो जो ध्वनि का वेग होता है साथियों सर्वाधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 34 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठोस में। आगे कह रहा है साथियों प्रश्न नंबर 35 की ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक, 1/15 सेकंड तक, 1/20 सेकंड तक। तो जो ध्वनि का प्रभाव होता है साथियों वो 1/10 सेकंड तक कानों पर रहता है। ठीक है दोस्तों, कितना? तो 1/10 सेकंड तक। वही अगर प्रतिध्वनि पूछता है, जैसे जो आवाज जो लौट कर वापस आती है जिसे हम लोग ध्वनि जो लौट कर वापस आती है जिसे हम लोग प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं, उसका जो समय है वो 17 सेकंड है। कितना है साथियों? तो 17 सेकंड है, 17 मिनट है, सॉरी 17 मीटर। 17 मीटर की दूरी से जो है परावर्तन हो सकता है प्रतिध्वनि की। कैप्सूल का आवरण बना होता है? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या स्टार्च का? तो जो कैप्सूल का आवरण बना होता है साथियों वो स्टार्च का बना होता है। यानी कि 36 का क्या हो जाएगा? तब हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? तो जो शहद का प्रमुख घटक है साथियों वो किसका है? तो फ्रक्टोज है। क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। शहद में मुख्यतः होते हैं? क्या प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है या विटामिन होता है? तो शहद की बात किया जाएगा दोस्तों तो एक प्रकार के क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 38 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो इसे आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे साथियों। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण? तो सर्वाधिक ऊर्जा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है साथियों? तो है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। किसके साथियों? तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान किया जा सकता है।